छात्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो चलाई जा रही है और ज्योग्राफी शुरू से पढ़ाई जा रही है यहाँ पे पेट के एग्जाम के लिए। मैंने एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें कुछ विचारों की भी हम लोगों ने चर्चा कर दी, जैसे टॉलमी जी ने अपना क्या विचार दिया, बराहमीर जी ने अपना क्या विचार दिया। ऐसे कुछ भूगोलवेत्ताओं के विचारों को भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसके बाद उसी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसके शुरुआती दौर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं या सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो पहली वीडियो है उसमें मैंने ये सारी बातों की चर्चा कर दी है, अब जाकर के वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आकाशगंगा के बारे में, यानी कि आकाशगंगा से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारी बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं टॉपिक कहाँ तक पहुँचती है, हो सकता है इसमें सौरमंडल के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा के लिए जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग एक्टिव हो जाएं और संपूर्ण ज्योग्राफी यहाँ चलेगी, उसी के लिए खास करके, और अन्य परीक्षाएं जो हैं उनमें भी ये काम देगा। तो आप सभी लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं। और 1-2 सेकंड का टाइम लेकर के आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ठीक है। पिछली वीडियो में आप लोग बड़ा अच्छा जो है अपना रोल निभाए, देखिए आप सभी लोग वीडियो को, प्रदर्शन भी बढ़िया रहा आप लोगों का। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हम लोगों ने बात की है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, ठीक है। और उस विस्फोट के द्वारा जो है तमाम पिंडों की उत्पत्ति हुई। कुछ ऐसे भी एरिया थे जहाँ पे पिंडों का एक घनत्व हो गया, एक समूह बन गया पिंडों का। ऐसे तरह तरह के दृश्य देखने को मिले और इसी विस्फोट से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ, उनका पिंडों का निर्माण हुआ, तमाम ऐसी चीज़ों का जो है निर्माण हुआ। ये बात भूगोलवेत्ता लोग कहते हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी अभी इंपॉर्टेंट है, सबसे वही चल रही है, उसी को मान्यता दी जा रही है। तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो आप सभी लोग पॉइंट्स बनाएंगे। आकाशगंगा, आकाशगंगा, आज हम लोग यही चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आकाशगंगा की यदि हम लोग बात करते हैं तो आकाशगंगा एक तारों का विशाल समूह होता है, ठीक है। आकाशगंगा कैसा होता है? एक तारों का विशाल समूह होता है और इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं। कितना है? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में लगभग अरबों तारे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। जब हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में लगभग अरबों तारे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे आकाशगंगा के लिए कि आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह है। लिखेंगे आकाशगंगा, आकाशगंगा तारों का एक विशाल विशाल समूह है। यह पहला पॉइंट हो गया। इसी में हम लोग अगले पॉइंट पर लिखेंगे हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाएं हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। एक आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है वो तारों का एक विशाल समूह पुंज है और इसमें जो है
विशाल पुंज है, यानी कि आकाशगंगा जो है तारों का एक समूह होता है, और इस समूह में जो है बहुत सारे तारे होते हैं। लगभग एक आकाशगंगा में यदि आप लोग देखेंगे तो अरबों तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? अरबों तारे होते हैं एक आकाशगंगा में, और ये इनकी संख्या को देखेंगे तो लगभग 100 अरब संख्या है इनकी। अब आप इसी से अनुमान लगाइएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इससे आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं। इसको आप सभी लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, नोट करिएगा, आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है, यानी कि आकाशगंगा को जो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। अब बात ये होती है कि हमारी पृथ्वी जो है ये किस आकाशगंगा में है, कौन सी आकाशगंगा में? हमारा सौर मंडल है या पृथ्वी है? तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि दुग्ध मेखला, अभी आगे और भी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी स्थित है, यानी कि दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा में जो है ये हमारी पृथ्वी स्थित है। अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। अब जब दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है, और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इसे ही दुग्ध मेखला को ही हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। इसी को हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है तो आप लोग नोट करेंगे इसको, सर्पिलाकार, यानी कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की आकृति कैसी है तो सर्पिलाकार है, और इसी में हमारी पृथ्वी स्थित है। अब एक बात और होती है कि आखिर इसे हम लोग दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं? तो इसे हम लोग दुग्ध मेखला इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में, यहां पर लिखेंगे आप सभी लोग, ब्रह्मांड में यह सफेद चादर की तरह दिखाई देती है, यानी कि ब्रह्मांड में यह सफेद चादर की तरह क्या होती है? हमको दिखाई देती है, और इसी कारण हम लोग इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। देखिए एक चीज और जान लें आप लोग, टॉपिक कोई भी आप लोग पढ़िए उसमें इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। यहाँ जो भी बात हो रही है ना, ये ब्रह्मांड की हमारी रचना कैसे हुई है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें। आप लोग खूब इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए और देखिए कि जिस ब्रह्मांड में आप लोग हैं उसमें क्या क्या है। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, जल्दी से काम हो जाएगा। आइए अगले पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आप सभी लोग बताएंगे कि हमारे आकाश का रंग या हमारे आसमान का रंग कैसा है। इस प्रश्न को बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आप लोग आसमान की तरफ देखकर भी हमको उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, जिससे और भी जो बच्चे यूपी प्लस सीखे हैं उनको वीडियो मिल जाए। आइए एक प्रश्न है कि आकाश का रंग या आसमान का रंग, आसमान या आकाश का रंग कैसा है, यानी कि हमारे आसमान का रंग कैसा है, ये उत्तर आप सभी लोग देंगे। तो एक चीज ध्यान दें
कि हमारे आसमान का जो रंग है ना, ये कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। यानी कि जो ब्रह्मांड का रंग है, आप आसमान बोलेंगे जो आपको दिखाई देता है यहां से, अंतरिक्ष, प्रश्न यहाँ पे अंतरिक्ष भी कर देता है, आसमान की जगह क्या करेगा? अंतरिक्ष लिख देगा। क्या करेगा? अंतरिक्ष। और पूछेगा आपसे कि अंतरिक्ष का रंग कैसा है, तो अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला है। कैसा है? काला है। अब बात होती है, कुछ बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कि सर वो तो नीला दिखाई देता है, लेकिन नीला नहीं है। नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि नीले रंग की जो बैगनी रंग की जो फैलने की जो क्षमता होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए नीला रंग जो है पूरे आसमान को ढक लेता है और अकेले नीला दिखता है, लेकिन वास्तव में आसमान का जो रंग है वो रात में दिखाई देता है और इसका रंग काला है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है कि आखिर जो रंग होते हैं प्रकाश में से, उनको हम लोग अलग किस आधार पे करते हैं? तो रंगों को प्रकाश में से अलग, या रंगों की पहचान जो है वो तरंग दैर्घ्य के आधार पे की जाती है। किस पर? तरंग दैर्घ्य के आधार पे हम लोग रंगों को अलग अलग करते हैं या रंगों की पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए, बात आकाश गंगा की हो रही थी, इसलिए अब हम लोग आगे वाली टॉपिक पे चलेंगे, इसे आप लोग नोट करिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आकाश गंगा आखिर कैसी है। हमारी आकाश गंगा जो है ये कैसी है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है छात्रों, देखेंगे आप सभी लोग, आकाश गंगा की अगर हम लोग बात करें तो हमारी आकाश गंगा की आकृति ये है। ठीक है, ये है हमारी आकाश गंगा। आकाश गंगा में जो है ये 3 भुजाएं होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक और बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी आकाश गंगा का केंद्र है। क्या है ये केंद्र है। और आकाश गंगा में जो है 3 भुजाएं होती हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों भुजाएं गतिशील होती हैं। क्या होती हैं? गतिशील होती हैं। और हमारी आकाश गंगा भी चक्कर करती है, किसका? ब्रह्मांड का। आकाश गंगा के केंद्र में तारों का जो है घनत्व सर्वाधिक होता है, जिसे हम लोग कृष्ण विवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। यानी कि इस केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहेंगे? कृष्ण विवर कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है ये तीनों आकाश गंगा की भुजाएं हैं। क्या? आकाश गंगा की भुजाएं हैं। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, आकाश गंगा की भुजाएं हैं। आकाश गंगा की दूसरी भुजा में हमारा सूर्य स्थित है। यहां पर आकाश गंगा की दूसरी भुजा में हमारा सूर्य क्या है? स्थित है, अर्थात हमारा सौर मंडल स्थित है। और यहीं पर जो पहली भुजा है, इसी के बगल में एक तारा पाया जाता है, इससे हम लोग कहते हैं क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या कहते हैं इसको? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप लोग कहते हैं, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कहा जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरी बात देखेंगे कि यहां पर, यहीं पर तीसरी भुजा में जो है साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार, ये तारा है, आप लोग पढ़े होंगे। साइरस या डॉग स्टार यहीं पर है आपका तीसरी भुजा में। यहां पर एक और आकाश गंगा है जो हमारे आकाश गंगा के करीब में है, और इसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। प्रश्न ये भी सबसे अधिक करता है कि हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की आकाश गंगा कौन सी है? तो हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की आकाश गंगा जो है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं। देखिए, आकाश गंगा की जो तीनों भुजाएं होती हैं ये गतिशील होती हैं। इनमें भी तारों का क्या होता है? घनत्व होता है। छात्रों, एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि तारों का निर्माण कैसे होता है। सबसे बड़ी बात ये भी होती है जानने योग्य बात। तो ध्यान दीजिए, ये जो आकाश गंगा है ना, ये जब चक्कर करती है ब्रह्मांड में, तो इसके चक्कर करने से जो है हाइड्रोजन गैस के जो बादल होते हैं वो बनने लगते हैं। ब्रह्मांड में क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस के बादल बनने लगते हैं, और बादल बनने के कारण जो है स्टेलर नेबुला बनने लगता है। और जब वो बहुत अधिक बड़ा हो जाता है स्टेलर नेबुला, तो उससे जो होता है आदि तारा बोले आप, या आदि तारा उसको बोलेंगे, आदि तारों का जो है निर्माण होता है, प्रोटो स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उनका निर्माण होने लगता है, और फिर उसी से जो है तारों का भी निर्माण होने लगता है, तारों का जन्म होता है वहीं से।
सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हैं कि आकाश गंगा के घूमने के कारण, चक्कर के कारण जो होता है हाइड्रोजन के बादल बनते हैं और वहीं से जो है तारों के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। साइरस या डार्क स्टार के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, यह सूर्य से द्रव्यमान में 2 गुना है और 20 गुना अधिक चमकीला है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आप लोग आकृति में देख सकते हैं। हमारे आकाश गंगा के नजदीक की आकाश गंगा कौन सी? एंड्रोमेडा है। हमारी जो आकाश गंगा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस आकाश गंगा को हम लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे, या इसी को हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। यानी कि ये जो आकृति है ये किस आकाश गंगा की है? तो ये दुग्ध मेखला, यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ये दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा की आकृति है। और इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है सर्पिलाकार। कैसी होती है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार होती है इसकी आकृति। कैसी होती है? सर्पिलाकार। और एंड्रोमेडा की भी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। यानी कि दोनों आकाश गंगा की आकृति सेम टू सेम है, सर्पिलाकार है। ठीक है, आकाश गंगा की जो तीसरी भुजा होती है ना, इसी में तारों का निर्माण होता है। लगभग सभी आकाश गंगाओं की जो तीसरी भुजा होती है, जो लास्ट वाली भुजा होती है, उसमें तारों का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि जो ये तीसरी भुजा है हमारी आकाश गंगा की, इसमें जो है तारों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा बना लें, फिर हम लोग आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। इसे बनाइए आप सभी लोग। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये साइरस या डार्क स्टार से जो प्रश्न बनता है इसको हम लोग बात कर लेते हैं। साइरस या डार्क स्टार की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी के न होने पर, अगर ये ऑप्शन नहीं है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और आपसे प्रश्न कर रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो यहाँ पे साइरस या डार्क स्टार होता है आपका। ठीक है, और सबसे अधिक चमकीला है ये इस आकाश गंगा के। अगर हम लोग बोले आकाश गंगा के सबसे अधिक चमकीला तारा, तो साइरस या डार्क स्टार हो जाता है। सूर्य से भी अधिक चमकीला है ये, और द्रव्यमान में भी क्या है? 2 गुना है। ठीक है ना। एक बात और होता है पॉइंट कि ऑरियन नेबुला, प्रश्न पूछता है कि ऑरियन नेबुला क्या है? तो ऑरियन नेबुला जो है ये हमारी आकाश गंगा के तारों का समूह है, शीतल तारों का। क्या है? शीतल तारों का एक समूह है हमारे आकाश गंगा के। इसे आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ऑरियन नेबुला। तो ये रही सारी बातें आकाश गंगा की। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे नाम है हमारी आकाश गंगा का। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं। हमारी आकाश गंगा जो है घूर्णनशील है, ये ऑलरेडी ब्रह्मांड का चक्कर कर रही है हमेशा। ठीक है, इन सारी बातों को हमने चर्चा किया। अब आगे का जो पॉइंट बन रहा है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे सौर मंडल की। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब सबसे मुख्य टॉपिक शुरू होने जा रही है आप लोगों की सौर मंडल, जहां से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहां से तो बस एक ही 2 प्रश्न बनता है कि हमारी पृथ्वी जो है किस आकाश गंगा में है। सौर मंडल की हम लोग बात करते हैं। सौर मंडल आप सभी लोग बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, सौर मंडल हम लोग सूर्य के परिवार को कहते हैं। यानी कि सूर्य के गुरुत्वीय बल के द्वारा जितने भी पिंड बंधे हुए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल में क्या क्या है? तो हमारे सौर मंडल में जो उल्का पिंड है, धूमकेतु है, उच्छल तारे हैं, ठीक है, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, ये सभी किसमें है? आपके सौर मंडल में है। अब इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है या हमारे सौर मंडल से बाहर है वो। तो हमारे सौर मंडल से जो बाहर की चीज है उसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं निहारिका तो ऑप्शन में नहीं है, उसमें निहारिका दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, और निहारिका भी आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक घना बादल होता है जिसमें तारों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निहारिका। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे सौर मंडल की। ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। सौर मंडल देखेंगे और एक पॉइंट आप लोग यहां पे नोट करेंगे कि सूर्य के द्वारा या सूर्य के गुरुत्व, यहां पर लिखिएगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल
सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जितने भी पिंड बंधे हुए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले हमारे सौरमंडल में जो है 9 ग्रह थे, लेकिन उसमें से एक ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, उसे अब बौना ग्रह हम लोग कहते हैं, प्लूटो को। ठीक है ना, प्लूटो को हम लोग बौना ग्रह कहते हैं, उसको ग्रहों की श्रेणी से जो है बाहर कर दिया गया है। ठीक है, 2006 से, कब से? 2006 से प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, प्लूटो को, किसको? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तब से हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, इसे नोट करिएगा। इसके बाद हमारे सौरमंडल में जो है उपग्रह, उच्छल तारे, हमारे सौरमंडल में उपग्रह, उच्छल तारे, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जितने भी ये 8 ग्रह हैं उनकी श्रृंखला को हम लोग देखेंगे, उनकी कक्षा को हम लोग देखेंगे और एक एक करके सारे ग्रहों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसे आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग। देखिए, ये सभी पिंड जितना भी आप लोगों ने देखा कि हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, अब अगला पॉइंट आप लोग यहीं से नोट करेंगे कि सभी ग्रह सूर्य का सेंटेंस को ऐसे लिखिए, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं। यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर करते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा में। दीर्घवृत्तीय कक्षा का मतलब ये है कि कभी वो सूर्य के नजदीक होते हैं तो कभी सूर्य से दूर होते हैं। जब वो सूर्य के नजदीक होते हैं तो जो उनकी गति होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और जैसे ही वो सूर्य से दूर होते हैं तो उनकी गति थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो छात्रों ये रहे आज हम लोगों ने चर्चा की आकाशगंगाओं के बारे में, और हम लोग सौरमंडल की भी टॉपिक को शुरू कर दिए। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सौरमंडल के सभी ग्रहों की कक्षाओं को देखेंगे, और एक मैप बना करके हम सभी लोग देखेंगे ग्रहों को, सूर्य को, जिसकी जो कक्षा है, जिसका जो स्थान है, उनको हम लोग बना करके और एक एक करके सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग मिस मत करिएगा क्लास को छोड़िएगा मत, क्योंकि अगली क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसमें हम लोग ग्रहों की कक्षा को देखेंगे और ग्रहों के बारे में जानेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। उसमें 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत चक्कर करते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है, लेकिन ऐसे भी ग्रह हैं जिन पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। इन सारी बातों की हम लोग चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। छात्रों ऐसे ही आप सभी लोग बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें,
और अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगली क्लास आप लोग मिस मत करेगा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा होगी और वहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। ये तो इंट्रोड्यूस था जहां से कुछ प्रश्न भी बनते हैं और कुछ जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी था। तो अब हमको आप सभी लोग इजाजत दीजिए, लेकिन अगली क्लास के लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे सभी जो अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।